वीक के वेबिनार में आप लोग का बहुत स्वागत है यहाँ पे। आई वेलकम रमा। रमा भारती जी को हम यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे फोरम में। ये पीपल रेजिलियंस लैब। हेलो। हमारी जो संस्था है पीपल, वो एक नदी के रिवाइवल पे काम कर रही है। एक नदी को जिंदा करने की कोशिश कर रही है और उसके तरफ हम लोग बहुत तरह के एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एक एफर्ट है कि किस तरीके से हम लोग अपनी नदी के ऊपर जो कचरे हैं उसका सेग्रीगेशन हो, उससे कंपोस्ट बने और कंपोस्ट बनने के बाद उस कंपोस्ट का यूटिलाइजेशन कहाँ हो। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस गंगा वाले जोन को जैविक कॉरिडोर बताया है कि हम लोग इसको जैविक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक कॉरिडोर। लेकिन कैसे ये संभव होगा? जैविक कॉरिडोर बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में कंपोस्ट और जैविक खादों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है हम लोग, सिंस हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहा है, जैविक खाद जो है हम लोग गीले कचरे से बनाने का काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। समझने के लिए कि उनको क्या प्रेरित किया कि वो जैविक खेती की तरफ जाएं, पहला। दूसरा कि उनको क्या क्या इसमें अच्छाइयां मिली, क्या क्या उनको मजा आया इसमें। तीसरा, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया इसमें, उनको क्या क्या इसमें मुश्किलें आई और आ भी रही होंगी। और फाइनली उनको ये लाइफ मतलब किस तरह का लगता हो, और उनके मन में जो हमसे शेयर, हमसे साझा करने का जो मन हो वो हमसे साझा करें। और उसके बाद लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो पूछें। जिनके पास जो क्वेश्चन होगा काइंडली चैट में आप लोग प्लीज नोट करते जाइए। तो रमा प्लीज टेक द स्टेज। थैंक यू रानी। इट्स लॉन्ग मीन तुम्हें देख के ही मुझे बहुत खुशी हो गई है। एंड सॉरी मैं संडे को ये नहीं आ पाई यहाँ पे। मैं नहीं, आई वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज उस दिन कुछ ऐसा समाचार हुआ था कि मेरा मन एकदम उदास हो गया था, तो इस वजह से मैं एब्सेंट मार गई। पर ठीक है, मैं आज यहाँ हूँ। सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। अब तो रमैया बास्केट खूब दिल्ली एनसीआर में लोगों को पसंद आ रही है और हम लोग रेगुलर ये सब्जियां भेज भी रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात से शुरू करूंगी अपनी कहानी। जब मैंने दिल्ली में, एक्चुअली मेरे पिताजी फौजी थे, तो हमने देश के बहुत कोनों में रहे, हर जगह, ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी जगह पे। तो उसके बाद जब मैंने अपना कॉलेज दिल्ली से किया और पीएचडी करने के बाद मैंने थोड़े दिनों तक, कुछ सालों तक टेरी में किया,
और तब मैं और रानी एक साथ नवदान्य में वंदना शिवाजी के साथ करते थे काम, और उनका ऑर्गेनिक का काफी अच्छा काम है, और उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया। उस वक्त ही मुझे उनका काम बहुत फैसिनेट करता था। जैसे उन्होंने बीज बैंक और बहुत सारे चीजों पर काम किया है इस देश में। इनफैक्ट हाइब्रिड सीड्स के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, और बाहर की कंपनीज कैसे और कहाँ दखल दे रही हैं यहाँ पे, हमने बहुत इश्यूज पे काम किया और अलग अलग जगहों पर काम किया। तो मैं अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ छोटी सी बातें बताऊंगी। पहला तो ये कि आप कहीं भी जाते हैं वहां से लौटते नहीं हैं। आपका जो अपना आगे की जो जर्नी होती, जो यात्रा होती है, वो कहीं ना कहीं डिविएट हो जाती है। कोई रास्ता ऐसा होता है जो आपके मन को भा जाता है और आपको लगता है मन का काम आप नहीं कर पाते हैं। आप एक प्रोजेक्ट, एक किस कार्य की सीमा में कैद होते हैं, और आप चाहते हैं कि बस आप चाहते हैं कि आप बस उसी काम को जो है करें। आपके पास जो बाकी जो भी इंटरेस्ट होते हैं। हाँ, सॉरी सॉरी दोस्तों। तो मैं जो कहना चाह रही थी वो ये था कि तो आप इन जगहों पे जब आप काम करते हैं अलग अलग संस्थाओं में, वहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड काम है कि आपने किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट को पकड़ा और आप उसको एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब जो ग्रास रूट वर्क है आपका, जो जमीनी काम है, उसमें आप देख नहीं पाए। तो तभी मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं किसानों के साथ, लोगों के साथ जुड़ के काम करूं। और उसके बाद शादी के बाद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमारा फील्ड जॉब होता है, कई कई महीनों हम फील्ड में रहते हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवल बहुत होता है, जो मैं नहीं कर पाती थी। तो मैंने इंडिविजुअली अपने काम को शुरू किया, और तब शुरुआत मधुबनी से हुई। तो मधुबनी में मैंने एक छोटी सी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा लिया, और वहां पे देखा मैंने कि लोग बहुत ज्यादा खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि बाकी जगहों पे जैसे पंजाब, हरियाणा, जो हरित क्रांति का, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट आया, वो पंजाब और हरियाणा पे सबसे ज्यादा था। मैं अभी भी पंजाब में हमने एक की लोग अपनी जमीनों को यहाँ तक उनका दोहन कर चुके हैं कि वो जिस जगह पर 4 या 5 पानी से गुजारा होता है, वहां 10-10 बार भी उन्हें पानी देना पड़ता है। वाटर लेवल इतना कम हो गया है, लेकिन लोगों के पास चॉइस कुछ नहीं है। वही वो केमिकल डालते हैं और वही अपना गेहूं या जो भी फसल करते हैं। हम लोगों ने उनके साथ कुछ एफॉरेस्टेशन का, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसानों के साथ, उस तरह के काफी काम किए। तो मुझे वापस मधुबनी पे आती हूँ, तो मैं मधुबनी में मैंने शुरू किया, वहाँ पेंटर्स के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया, जिसमें कि मैंने देखा कि ये पेंटर्स भी जो है केमिकल कलर्स की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। तो पहला मेरा इंटरेस्ट था कि उनको जो नेचुरल कलर मेकिंग आर्ट है उसको रिवाइव करें, कि किस तरह से वो पेड़ पौधे, एक रिलेशनशिप होता है आपका अपने पर्यावरण के साथ, तो वो लोगों के साथ होने लगा था कि भाई शीशों में कलर ले आए और पेंट करना शुरू कर दिया। तो उनको जिस तरह से वो बनाते थे कलर्स अपनी पत्तियों से, कुछ पेड़ों की जड़ों से, उन सबको रिवाइवल का काम थोड़े समय तक किया। और उसके बाद मैंने किसानों के साथ शुरू किया काम, कि हम किस तरह से अपना जो है जैविक सब्जियां या जैविक फसलें, या हम किस तरह से हम बिना खाद के अपनी जमीनों को कैसे बचा सकते हैं, और किस तरह से हम ये सब काम कर सकते हैं। अब
मैं इस पे कुछ बातों पर जैसे कि रानी ने कहा, तो क्यों से मुझे दो बातें कहनी है। एक तो ये कि मुझे बहुत समय पहले ये समझ आ गया था कि जो हम खा रहे हैं या जिस राह पे हम जा रहे हैं वो बहुत हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो मानसिक सेहत हो, चाहे वो शारीरिक सेहत हो। इसको मैं इस वक्त आपको इस बात से जोड़ूंगी कि आज के बच्चों में जो इम्पल्सिवनेस है, जो गुस्सा आने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं उनके खान पान से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे जो बर्दाश्त, जो टॉलरेंस, जो बच्चों में चीजें हैं, वो हमारी जनरेशन में जो थी वो अब के बच्चों में नहीं है। सब्जियां फल खा रहे हैं, आपको लगता है आप बहुत हेल्दी चीजें अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखने में जो इतनी खूबसूरत चीजें लगती हैं, उनपे किसी पे वैक्स कोटिंग है, किसी में केमिकल्स हैं, अब यहाँ तक कि स्टीरॉइड्स तक सब्जियों में रात को उनके डोजेस दिए जाते हैं और वो सुबह आपके पास आ जाती है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि क्या ये मेरा ये मन आज भी है, मैं चाहती हूँ कि इस देश में अगर सब कुछ जैविक या नेचुरल फार्मिंग हो जाए तो हम अपनी जितनी भी हमारी 1.3 बिलियन की जो संख्या है, हम उनको क्या कहते सपोर्ट कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। हमारे पास बहुत जमीन है। बस मेन बात यह है कि हमारे अंदर अब इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। किसानों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा वो प्रोड्यूस कर ले छोटे शॉर्टकट से, और सरकार भी प्रमोट करती है जो इस तरह की खाद और इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं उनको। तो एक मिला जुला सा एक लोगों के बीच में ये वो हो गया है कि भाई हम ये रास्ता आसान है। अब इतना अनाज वेस्ट हो रहा है, फिर भी हमारे पास अनाज की कमी नहीं है। अब इतने महीनों में जब से ये लॉकडाउन है, आप देखिए हमने कभी अनाज की कमी महसूस नहीं की, लेकिन आप मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ रोज समाचारों में देख रहे हैं कि वो बह रहा है, वो खराब हो रहा है, वो ये हो रहा है। तो ये सारी चीजें तो है ही। तो जब हम उतना उगा सकते हैं जो हम अपने लिए कर ले और अपनी जमीनों को बचा लें, ये एक मोटिव, ये एक फोकस से हमें चलना चाहिए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को सभी को समझना होगा। तो उस वक्त मैंने ये तय किया कि कम से, और बहुत लोग चले भी इसमें और कुछ कामयाब भी हैं। अब इनमें मुश्किलें बहुत आती हैं, इन रास्तों में मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि आप जब अवेयर नहीं हैं तो आपको लोगों को मोटिवेट भी करना है, उनको समझाना भी है क्यों ये रासायनिक फ्री चीजें वो करें, उसके क्या लाभ होंगे, और उसके साथ साथ आपको अपने भी अपने को सस्टेन करना है, अपने सिस्टम को बचा के रखना। तो बहुत सारी चीजें। अब मैं तो कुछ बातें इसमें रखूंगी कि क्यों किसानों को जैविक खेती की तरफ आ जाना चाहिए। उसका देखिए एक चीज है कि जो कीटनाशक है या जो रासायनिक खादें हैं जो भी हैं, उन्होंने हमारे किसानों को गरीब कर दिया है। जितनी आप अपनी फसल से पैदावार नहीं ले पाते हैं, उतना ज्यादा खर्चा आप इन चीजों पे कर रहे हैं। अगर आप अपनी बनाई हुई खाद का इस्तेमाल करें जिसमें कि कोई लागत नहीं है, सिर्फ आपकी मैन पावर है, आपकी अपनी मेहनत है, तो उससे एक तो आपकी जमीन बची रहेगी, दूसरा आपका खर्चा कम होगा, अच्छा, तीसरा आपकी पैदावार की कीमत भी अच्छी होगी। अब रही बात इसकी कि भाई आपकी जो बंजर जमीन है उसको भी आप रिक्लेम कर पाएंगे। आपकी जो ऐसे जमीनें जो उनको इस्तेमाल करें, और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आप अपनी खाद बना रहे हैं, ये इतनी साधारण सी प्रक्रिया है ये खाद बनाना कि कोई भी आम सीधा साधा इंसान, हम लोग तो हमारे जो हमारे देश में पहले तो लोग अपनी खाद खुद ही बनाते थे ना। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि आप किस रेशो में, किस मात्रा में कैसे खाद बनाएं, क्या तरीका हो आपका खाद बनाने का, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने अपने लिए खाद तैयार कर सकते हैं, अपने खेतों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये कि हमें क्यों जैविक खेती की तरफ आना चाहिए। स्वास्थ्य पहला है सबसे बड़ा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ,
अपनी और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। अब इम्यूनिटी बढ़ाओ जो ये हल्ला हो रहा है, ये भी एक चीज है। अगर आप ये सब चीजें खाते हैं तो आपके शरीर में अपने आप ही इस तरह के जो बीमारियां हैं, डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये बीमारियों के नाम हमने सुने ही नहीं थे। अब सुनने में आ रहा है ना कि किसी को कैंसर हो गया। हम तो फिल्मों में देखते थे, मतलब किसी कैरेक्टर को अगर मरना है तो उसको अब कैंसर बता दीजिए, फिर हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे, अब थोड़े देर बाद हिज रोल विल एंड, है ना। तो ये सब चीजें 20-25 साल में बहुत मैनी फोल्ड्स बढ़ी हैं। तो इन सब चीजों का है। दूसरा ये कि जैसे अब आप मान लीजिए कि जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खाद जो खुद बना रहे हैं, जो केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, उस खाद के दो फायदे, पौधों की सेहत, आपकी मिट्टी की सेहत, आपकी अपनी सेहत और आपकी लागत भी कम। तो ये सारी की सारी। अच्छा, अब एक हुआ कि भाई कुपोषण बहुत है इस देश में, गरीब आदमी तो नहीं अनार का जूस पी सकता है रोज, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या चॉइस है? आप अच्छी सब्जियां खा सकते हैं। तो वो अच्छी सब्जियां इतनी महंगी नहीं है, लेकिन केमिकल ओरिएंटेड सब्जियों को खाने का कोई बहुत लाभ भी नहीं है। अगर उनपे स्प्रेस पड़े हुए हैं, पालक वालक ये सब चीजें, अगर आप लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली या दूसरी वेजिटेबल्स, इतने हैवी मेटल्स आ जाते हैं उनमें, तो अगर आप वो खाते हैं तो उससे बेहतर आप ना खाएं। तो ये सब जो केमिकल्स है बेसिकली, ये आपके सिस्टम को स्पॉइल कर रहे हैं। आप कुपोषण से अगर आपको लड़ना है तो सिर्फ आप स्वस्थ सब्जी, हेल्दी, सिर्फ अपने डाइट में दाल रोटी और सादा सब्जी जो केमिकल फ्री हो उसको ही आप अपने बच्चों को दें। वो गरीब से गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। गरीब से गरीब किसान अपने छोटे से पैच में सब्जियां, अनाज अपने लिए उगा सकता है, जो कि उसकी सेहत के लिए, उसके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। किसान इतने ऋण लेते हैं, ऋण लेने के बाद फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं अगर किसी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, हाइब्रिड सीड्स को यूज करते हैं, देसी सीड्स बचाना बंद कर दिया गया है। अब देसी चीजें बहुत कम मिल पाती हैं। तो ये सब चीजें, जो ये आत्महत्या है, ये जो ऋण है, ये सब आपको लेने ही नहीं पड़ेंगे, आप अगर महंगा तरीका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उगाने का। अब रही बात इसमें कि आप सिर्फ इसमें एक लेबर कॉस्ट है, तो उसमें भी बहुत टेक्निक्स हैं। जैसे आप सब्जियां उगा रहे हैं तो आप उनको रेज बेड्स पे उगाइए, तो आपकी जो नराई गुड़ाई वो स्थितियों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रेज बेड्स रखिए, आप उनके मल्चिंग करिए, तो कम से कम पानी लगाने पड़ेंगे। मल्चिंग से क्या होता है, मिट्टी की नमी बनी रहती है, उसका पोषण बना रहता है, ज्यादा हीट में भी मिट्टी बची रहती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और रही बात ये कि भाई आपकी स्वस्थ मिट्टी जो है उसको कम पानी चाहिए, उसको जो है वो आपको ज्यादा पैदावार भी देगी अगर आप मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर पौधे से वो जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, जो सूक्ष्म जो आपके प्राणी हैं जो मिट्टी में रहते हैं, जैसे कहते हैं मिट्टी एक जिंदा मिट्टी आप मुट्ठी में भरे तो आपको ये मृत नहीं लगनी चाहिए। इसमें हजारों आपके कीटाणु होते हैं जो कि मिट्टी का पेड़ पौधे को बचाने में, उसको बनाने में पूरी मदद करते हैं। तो उसका ये वो अपना भी भोजन करते हैं। मतलब क्या रिश्ता है उनका आपस में? ये रिश्ता है कि वो पेड़ पौधों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बदले में उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन जैसे ही आपका केमिकल इनपुट आ जाता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये बचते नहीं हैं। और जब ये बचते नहीं हैं तो एक सादा सी बात है कि आपकी मिट्टी ड्राई होना शुरू हो जाती है, उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है। उसके साथ आपकी ट्रीटमेंट्स और बढ़ते चले जाते हैं, इनपुट्स बढ़ते चले जाते हैं, आउटपुट्स बाहर हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे वो जमीन बंजर हो जाती है और आप परेशान होकर नए तरीके ढूंढने लगते हैं कि किस तरह से आप इसको सही करें। अब मैं इसमें कुछ और एक बात ऐड, अच्छा हाँ, मैं खाद वाली बात बता दूं कि मैं अब तब से बोल रही हूँ कि आप अपनी बनी हुई खाद इस्तेमाल करें, आपको क्या जरूरत है। अब ये बहुत एक आसान चीजें हैं। जैसे कि खाद अगर किसान को बनाना है तो उसमें करना क्या है, जो भी आप, अब मान लीजिए आपका खेत है, आपका घर है, आप आंगन है, कच्चे आंगन होते हैं, आप झाड़ू लगा दें, नीम की पत्तियां आ गई, आपने वो लगाया, पत्ते छोटे मोटे, अच्छा आप
चारा लगा रहे हैं, सानी दे रहे हैं अपने मवेशियों को, वो कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास ये जो सूखी पत्तियां या सूखा स्टफ आता है उसको अलग इकट्ठा कर ले। जो गीला ये सब होता है जैसे कि सब्जियों का बचा हुआ, या कुछ सब्जियां आपकी सड़ गई, या कुछ सब्जियां आप नहीं बेच पाए, या आपके घर में भी, उसके बाद गोबर। तो गोबर आप मवेशियां होती हैं, यूजुअली किसान आदमी एक या दो गाय तो हमेशा रखता ही है, गाय या भैंस या जो भी जानवर रखना चाहे। तो अगर ना भी रखना चाहे तो ये अड़ोस पड़ोस के कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत चलते हैं कि आप उसके साथ एसोसिएट होकर ले सकते हैं, या आप किसान हैं तो आपको ये एक दो मवेशी रखना ही चाहिए। तो अब उसमें क्या करना है, आप एक लेयर सूखे पत्तों की लगा दीजिए, या सूखा जो भी है, जैसे पुआल है, आपका गेहूं का भूसा है, वो सब है, और बची हुई पत्तियां है, सूखा वो लगा दें। उसके बाद उसपे आई थिंक आवाज मेरी आ रही है, बीच में अनस्टेबल कह रहा है ये। तो उस 1.5 बाल्टी पानी उस पर डाल देते हैं, 8-9 तसला आपने सूखा डाला क्योंकि सूखा कूड़ा ज्यादा इकट्ठा किया, फिर गीला उस पर डाला, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन 9:3:1 वाला रेशो होना चाहिए। तो ज्यादा मात्रा में आप सूखा डालते हैं, उसके ऊपर पानी डाला 1.5 बाल्टी या 1.5 टब या 1.5 तसला जो भी आप डालें, उसके बाद आप गीला डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी से उसको गीला कर दें, उसके ऊपर गोबर डाल दीजिए और उसे किसी पॉलिथीन से ढक दीजिए। अब ये ढक दिया जब आपने, तो इसके ये अपने आप ही जो है सड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये सड़ना शुरू हो जाता है तो आपका 3 हफ्ते के अंदर आप उसको उलट पुलट करते रहेंगे, इसको पलटना पड़ता है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसमें भी आपको नीचे ऊपर सब्जी चलानी होती है, वही इसका है कि खाद बनाने में आप इसको हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते रहें, तो वो अपने आप ही गल के डिकम्पोज होके आपका जो, अगर उसमें नमी कम है तो थोड़ा सा आप उसमें कूड़ा, नमी कम है तो सूखा कूड़ा डाल दें, अगर थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ा गोबर मिला दें, अगर उसमें ज्यादा है तो उसको थोड़ा धूप दिखा दें। ये एक मतलब एक इंसानी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएंगे, और उसके बाद वो आपकी खाद तैयार हो जाती है। उस खाद के, सिर्फ उसी खाद के इस्तेमाल से आप अपनी जमीन को बचा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट शुरू कर दें, कि ये एक सेकेंड स्टेज हो जाएगा। जब आप इसमें कामयाब हो गए तो आप थोड़े से अर्थवॉर्म्स लाके अपनी कंपोस्ट के 2-4 पिट्स बना लें, और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा तामझाम जरूरत नहीं होती है, सीमेंट की वो बनानी होती है पिट्स, उसमें आपने केचुए रखे वो खाद बना लें। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी खाद खुद बना लेते हैं, स्प्रेज बना जो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने लहसुन है, अगर मान लीजिए वो बचा हुआ है, सूखा हुआ है या कुछ भी है, उसको नहीं भी है तो लहसुन लीजिए, उसको गला दीजिए, उसका कुछ छान मान के उसका स्प्रे, छाछ में और लाल मिर्च मिला दीजिए, उनको कूट लीजिए आपस में, तो जहां कहीं कीट होता है, अब जैसे तम्बाकू होती है तो उसका बचा हुआ चूरा है, जहां दीमक है, इन सब जगहों में उनका इस्तेमाल। ये 100 तरीके हैं जो हमारे एंसेस्ट्रल हैं, हम लोग इसको कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे। ये चीजें जो हम भूल गए हैं, वो नॉलेज जो पिछली हमारी पीढ़ियां इस्तेमाल करती आई थी, और रसायन के चलते, कीटनाशक के चलते, ये सब केमिकल्स के चलते हमने उनको भुला दिया, उनको दरकिनार कर दिया, और शॉर्ट टर्म में भाई ये स्प्रे लगा दो, वो यूरिया डाल दो, बस हो गया, वो अगले दिन तैयार हो जाती है, तीसरे दिन हरा दिखने लगता है। तो वो शॉर्ट टर्म जो हमने कंफर्ट्स शुरू किए हैं, हालांकि जो ये महंगी चीजें हैं, ये आपको किसान जानता है, किसान से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। किसान जानता है कि इस तरह के केमिकल से उनकी जमीनें खराब हो रही हैं, ये अनभिज्ञ नहीं है इस बात से। और ये जरूर है कि हाँ, सेहत और ये सब चीजें ना जानता हो, लेकिन उसकी जमीन के साथ क्या हो रहा है, उसका किस तरह से डिटोरिएट हो रही है, वो समझता है। लेकिन उसे ये बात ना बताने वाला कोई है कि किस तरह से वो अपनी जमीन से कुछ पैदावार भी कर ले, और किस तरह से वो उसको बचाए भी रखे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए।
अब ये सब जो चीजें इस वक्त हुआ है, जो रिवाइवल हुआ है, लोगों की जमीनें हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे एयर आपकी प्यूरिफाई हुई है। अब जैसे रानी ने कहा था कि उसने नदियों पे काम किया, नदी के जो वेस्ट हैं अगर उनसे कुछ खाद बनाई जाए, जैसे उसको निकाल कर वहां पे गली हुई जो चीजें हैं उसको सेग्रीगेट करके उनकी वो तैयार की जाए और वो बहुत सस्ते दामों पर लोगों को मिल सकती है। मतलब यूरिया और इन सब से तो सस्ता ही होगा, जो आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनसे तो सस्ता ही होगा। तो उस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गांव गांव, किसान किसान के पास ये पहुंचना चाहिए कि आप ऐसा करें, या तो आप स्वयं कर लें या फिर जो कर रहा है उससे लें। मुझे लगता है कि जब मैं सब्जियां बेचती हूँ तो लोगों की शिकायतें ये आती हैं कि मैम ये बड़ा महंगा है, मैम हमने ये काटा था उसमें एक कीड़ा निकल आया। अरे भाई आप ये सोचिए कि वो जमाने चले गए जब बैंगन में कीड़ा निकलता था, अब तो वो चिकने चिकने वैक्स कोटेड आते हैं, कभी कीड़ा नहीं निकलेगा, सीडलेस होंगे, क्योंकि वो बीटी बायोटेक्नोलॉजी से बनाया हुआ बिना सीडलेस बैंगन है आपके पास। अगर आप कोई देसी चीज खाना चाहेंगे तो उसमें ये स्वाभाविक चीजें होती हैं, और आप काम करें। हमारे लिए ये इतना जरूरी हो गया है कि हम अपनी पुरानी जो एंसेस्ट्रल नॉलेज है उसको ही इस्तेमाल करते हुए अपनी जमीनों को, सबसे इम्पोर्टेंट है जमीन को बचाना। आपके पास लोड है इस देश पर, वो इतनी जमीनें नहीं है, हर जगह कंक्रीट, हर जगह घर, हर जगह ये सब बन रहा है। मैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ एरिया के लोगों को सब्जियां बेचती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये उम्मीद भी नहीं की होती है कि दिल्ली में भी ऑर्गेनिक उन्हें इस तरह से मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग इस पे काम करें और गांव गांव घर घर काम करें। ये मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 आदमी 4 आदमी के करने से, ये तो 1-2 हमारे जैसे करेंगे उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। इसमें सब लोगों को, सब किसानों को स्पेशली, जो जिनके पास खेती है, और किसान का मतलब आपके पास अगर आपके पास छोटी सी बालकनी है, एक स्पेस है जहां आप अपने भर को सब्जियां उगा सकते हो, तो आप भी किसान ही बन सकते हैं। ये मन की बात होती है कि आप उस मेहनत कर सकते हैं क्या उस तरह, क्या आप अपने समय का एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब रही बात ये कि एक और बता दूं कि वो है ना कहावत, बहुत कठिन है डगर पन घट की। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अभी ब्रेक इवन जैसी सिचुएशन मुझे नहीं मिली, क्योंकि अब तक मैं लोगों के साथ कंसल्टेंसी, यहाँ सिखाया वहां सिखाया, तो एक तनख्वाह बेस्ड काम है, इसको सिखाया। जब मैंने इंडिविजुअल काम करना शुरू किया तो उसमें आपके पास मैन पावर आपके पास काफी लगती है। एक सबसे बड़ा नुकसान इसका यही होता है ऑर्गेनिक का, लेकिन उसमें कुछ टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि लोगों की मानसिकता ही नहीं हुई है अब उस स्तर की चीजें खरीदने की। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस है कोई भी चीज महंगी होगी। लोग उसको उस तरह से नहीं लेते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा ये अभी तो खैर दुर्दशा है किसानों की, इस वक्त 2 रुपए 3 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है मंडियों में, जो लोगों ने बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। इतनी इतनी बुरी हालत है कि आप मंडी में अपनी सब्जियां ले जाएं और अगर कोई ना भी ले तो वहां छोड़ा है, और ये तो खैर हमेशा से होता आया है। तो इसमें एक बहुत स्मार्ट मूव चाहिए होता है फार्मर्स को कि मोनोक्रॉप से बचे। मोनोक्रॉपिंग आपने कर दी, एक तो उससे क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग से ये फायदा है कि भाई अगर आपने 4 तरह की 5 तरह की सब्जियां या 4 या 5 तरह की क्रॉप्स की हैं, एक में नुकसान है, 2 में नुकसान, तो 2 में आप उसको अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज उगा देते हैं, आपको ये लगता है कि अरे इससे बहुत मुनाफा हो रहा है, चलो 5 एकड़ में हमने बैंगन कर दिया या 7 एकड़ में हमने खरबूज कर दिया, तो उस जगह पे आपको नुकसान इसलिए होता है कि अगर वो क्रॉप फेलियर होता है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो क्लाइमेटिक चीज हो, चाहे वो अदरवाइज हो, ओवर प्रोडक्शन हो, सब जगह, तो उससे दिक्कतें आती हैं। इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग से एक तो आपकी जमीनों को भी आप
हर तरह के न्यूट्रिशन, हर तरह के चीजों से वो करते हैं। अच्छा, अभी मैं इसके साथ ये भी बता दूं कि हमें ग्रीन मैन्योरिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। थोड़ा सा ढैंचा उगा दिया, जैसे कोई खेत नहीं अच्छा कर पा रहा है, उसकी उपज आपको कम लग रही है, उसकी सॉइल टेस्टिंग करें, उसका किस तरह से क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है उसके सॉइल का, हम उसमें क्या क्या उगा सकते हैं और कैसे हम चलें, ताकि इसमें इसकी मिट्टी को सबसे 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 जरूरी बात है कि हमें पहले ये देखना है कि क्या हमने अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखा हुआ है। जब वो आपके पास स्वस्थ मिट्टी है तो आपको बहुत पानी, बहुत खाद, बहुत इनपुट की एकदम भी जरूरत नहीं होगी। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद ही आप जो है उसमें अलग अलग तरह से काम करें। अब मैं तो बल्कि या आज दो बातें और कहूंगी। जैसे उस बच्चे ने अपनी जान गंवाई, उसमें बहुत जो बढ़ रहा है, एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे, उसका खान पान का बहुत उसका उस पे असर है कि बच्चों की हैबिट्स, लाइफस्टाइल बहुत बदल गई हैं। तो इस पे भी वर्क करना है कि हम अपनी अगली जनरेशन को हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं कि नहीं। और वो तभी हो सकता है जब इस देश में हम जैविक या फिर आप खेती जिसमें कि केमिकल, आप किसी भी तरह की खेती को अडॉप्ट कीजिए, कर लीजिए, जीरो बजट फार्मिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप केमिकल्स, रसायन मुक्त खेती कीजिए। और अगर जब आप वो करने में कामयाब हो गए, देश को केटर कर सके, मतलब हर इंडिविजुअल ने अगर उसी चीज पे ध्यान दिया और उसी को सरवाइव कर लिया, तो मुझे लगता है कि देश की 50% से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। और मुझे अच्छा 34 हो गया है। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि कुछ अगर सवाल मेरे लिए हैं तो प्लीज मुझे बताओ रानी या शुभकामनी, नहीं कि मैम, किस तरह आप हम आप उन बोलिए, सवालों हम पे बात करें। अभी आप बोलिए, हमारे पास काफी टाइम है। अच्छा ठीक है। हाँ तो हाँ, क्योंकि मैं बोलती जाती हूँ एक नहीं नहीं सांस नहीं, में, तो बोलिए, हमें अच्छा लग हाँ। रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ। तो अब जैसे कि देखिए, ये एक हम एक टॉपिक पे मैं और बोलना चाहती हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब होता क्या है, बेसिकली लोग जो जो मार्केट है, जैसे मुझसे कुछ मैं नहीं बात करूंगी लोगों के रेफरेंस लेकर, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि जैसे कुछ लोगों ने लोग आपसे कहेंगे कि आप हमें अपना प्रोड्यूस दे दीजिए, हम अपना अपने नाम से बेचेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आप बेचिए, लेकिन आप उस फार्मर को टेस्ट भी कीजिए कि आपके साथ 10 या 15 या 20 फार्मर्स आपके साथ जुड़ गए, आपने एक अम्ब्रेला बना लिया, तो उसमें से क्या वो सारे के सारे फार्मर्स जो हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स टू नोट। वन इज वेदर द फार्मर इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, और दे आर जस्ट एट द सेम लेवल। कि कोई इंसान अगर इस तरफ अपने आप को, ऑब्वियसली आपका प्रोड्यूस जो है 20 से 30% आपका कम हो जाता है जब आप जैविक खेती करते हैं, तो कीमत थोड़ी बढ़ना एक लाजमी चीज है। तो उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या आप अपने किसानों को प्रॉपर वो दे रहे हैं बेनिफिट, सो दैट कि उनका मोटिवेशन बना रहे कि हाँ हम इस तरह की खेती करें, पहला। दूसरा कि क्या जैविक के नाम पर ऐसा तो नहीं है वो डरे हुए हैं कि हमारी खराब हो जाएगी फसल, हमें मुनाफा ना मिले, तो उनकी वो पूरी तरह से ऑनेस्टली उसको कर रहे हैं। तीसरा कि अवेयरनेस, अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोगों में मोटिवेशन भी आना चाहिए इस बात के लिए कि हम इस चीज के लिए अवेयर रहे, हमें जैविक उगाना और खिलाना दोनों ही प्योर करना है, ना ही हम उसमें गड़बड़ियां करें, मिलावटें करें उगाने में, और ना ही खाने वाला उसमें जो है मीन मेक निकाले। क्योंकि मैं इस चीज को, इस स्ट्रगल को फेस कर रही हूँ। अगर किसी कारणवश किसी चीज में कोई हल्का सा निशान होता है, जैसे पालक ऑफ सीजन है, अगर उसमें एक आध दो वो ऑब्वियस है, वो मच्छर कीड़े बैठते हैं, निशान आते हैं, तो लोग उस चीज के लिए शिकायतें देते हैं। या आप ने
नहीं कोई प्रोड्यूस कर पा रहे। जैसे मैं पिछली बार मैंने बहुत कोशिश की और हमारी मटर नहीं हो पाई, उसको दीमक ने पूरा डैमेज किया, हम उसको नहीं बचा पाए बहुत एफर्ट्स डाल के, और तभी मुझे ये दीमक के बहुत सारे उपायों पे मैंने काम किया। तो यू आर फोर्स टू डू दैट कि नहीं, अगर उन आपके पास मटर नहीं है तो लोग आपके साथ आपके प्रोड्यूस नहीं लेंगे। आपके पास 15 अच्छी सब्जियां हैं पर 2 सब्जी उनकी चॉइस की नहीं है, तो वो उससे वो मतलब आपकी बात से कन्विंस नहीं होंगे। अगर आप ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं तो यू शुड बी मेंटली ऑर्गेनिक। आपको अपने मन में ये सोचना है कि अच्छा हमारे पास ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं और इन्हीं पे हमें सरवाइव करना है। ये नहीं है कि अच्छा भाई ऑर्गेनिक के नाम पे भी आलू प्याज टमाटर, ठीक है हमारे देश में ज्यादा यही चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब आप बात करते हैं हरी सब्जियों की, जब आप बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं आप देसी उगाएं, कोशिश करें। जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनको भी अगर आप ट्राई करते हैं, लेकिन विदाउट केमिकल आप करें, उसमें आप देखें कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने पिछली बार हाइब्रिड वैरायटी की थी, अच्छा हुआ था गेहूं। इस बार देसी ट्राई किया, वो उससे भी बेहतर हुआ। हालांकि मुझे बहुत रोका गया था, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत लंबा चला जाता है मैम, फिर ये जब तेज हवा आएगी तो वो गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें होते हैं, लेकिन आप किसान के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है कि उसे पता है कि अच्छा ठीक है मैं ये करके देखूंगा और ऐसे होगा। रही बात इसकी कि जो जो ब्रांडिंग आप करते हैं, या कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उसको लार्ज स्केल पे ले जाएं, उनको उन फार्मर्स का एक ग्रुप जो बनाते हैं, जो उनको प्रोवाइड करते हैं, उन फार्मर्स के साथ ये चेक वाला सिस्टम जरूर रखना है कि वेदर दे आर प्रोवाइडिंग द सेम थिंग। क्योंकि कस्टमर जाके चेक नहीं करता, उसे नहीं पता कि उसे ये पता है कि अच्छा दिस इज ऑर्गेनिक, वी आर डूइंग इट। आप देखेंगे बहुत हमारे हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स नहीं है। विदेशों में इफ यू आर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक, यू आर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक, एकदम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको बहुत सारे चैनल्स के थ्रू पास करना पड़ता है। और रही बात ये कि बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि बच्चे इसमें रहे। जो वो कहते हैं ना, वी शुड कैच देम यंग, तो वो छोटी उम्र में हम ऐसा क्यों खाते हैं, हम ऐसा क्यों उगाते हैं, उसके बारे में स्कूल्स में प्रोग्राम हो। आप स्कूल में प्रोग्राम करें, आप अपने घरों में अवेयरनेस करें, आप बच्चों के साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करें कि उन्हें हरी सब्जियों का कितना कंजप्शन करना है और क्यों करना है। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसको कि आप बचपन से ही इंड्यूस कर सकते हैं। एक एज के बाद मुझे मेरे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं विद कस्टमर्स। हमारे यहाँ तो मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ तो ये तोरी बनाई नहीं जाती, मतलब हमारे यहाँ ये वाली सब्जी खाई नहीं जाती। आप ठीक है, आपके प्रांत में अगर वो चीज नहीं होती है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, रेसिपीज ढूंढ सकते हैं। आजकल गूगल बाबा की इतनी मेहरबानी है कि आप उसको ढूंढ सकते हैं, या फिर आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन क्या न्यूट्रिशन है उस चीज में, क्या आपको चाहिए, वो गिनी चुनी 4-6 चीजें जिनसे आप इंट्रोड्यूस है अपने बचपन से, वही अपने बच्चों पर ना थोपें। उनको इंट्रोड्यूस कराएं और भी बहुत सारी चीजों से जो उनके लिए सच में जरूरी है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हमें इस टॉपिक पे बहुत सीरियस होना चाहिए। हमें उनको ऐसे फार्म्स पे ले जाना चाहिए बच्चों को। इनफैक्ट मैंने ये सोचा भी था कि मैं अपने फार्म पे एक ऐसी फैसिलिटी करूंगी। ये चूंकि ये लॉकडाउन आ गया, नहीं तो शायद मैं ऐसा करती कि जहाँ बच्चे आए, वो आके सीखें, वो आके देखें। वो एक होता है कि पढ़ना किताबी, एक होता है प्रैक्टिकल देखना कि किस तरह हम सब्जियां तोड़ते हैं। बच्चों को, बहुत बच्चे क्या, मैं तो बुजुर्गों को जानती हूँ जिन्हें पता ही नहीं मूंगफली जड़ में लगती है कि ऊपर। आई हैव दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो उनको अगर आप उखाड़ के दिखाते हैं हमने मूंगफली की है रेतीली जमीन पे, देखो ये ऐसी है, तो दे गेट शॉक्ड। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनसे बचना चाहिए। ये कोई प्राउड का मैटर नहीं है। ये देश कृषि प्रधान देश है।
और आपको ये चीज समझनी ही होगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो कृषि फर्स्ट, मतलब आपको ये देखना है कि फार्मिंग फर्स्ट, आपको किसानों की हालत पे भी काम करना है, आपको खेती पे भी काम करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस चले जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर एक कंफ्यूजन भी है। अब इन दिनों देखिए, ये आफ्टर कोविड बहुत सारी कंपनीज छटनी कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लोगों को सैलरीज कम करके दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हो सके, आपके पास एक छोटा भी टुकड़ा हो जमीन का, अपना ना हो, आप हमारे यहाँ बटाई उगाई का सिस्टम है सालाना, तो आप वैसा लेकर भी अगर आपको लगता है कि आप अपने गांव में पीसफुली उसको कर सकते हैं, अगर आप एक करियर शुरुआत कर, और आप ये जान लीजिए, ये जो मैं आज कह रही हूँ कि ये देश करता है पैदा। बच्चे ने 12वीं के बाद क्या किया जी, इंजीनियरिंग करना है, उसे नहीं पता उसे मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बनना है, वो हर बात में अपनी मैकेनिक्स लगाएगा, शायद वो इमोशन में भी मैकेनिक्स रख देगा, उसे पता ही नहीं होता है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस, ये कुछ गिने चुने ऑप्शंस हैं, मेडिसिन, ये सब ऑप्शंस के अलावा एग्रीकल्चर जो है उस तरह बच्चे मोटिवेट ही नहीं होते, इंटरेस्ट ही नहीं आता उसमें। कितने बढ़िया करियर ऑप्शंस हैं, आप नेचर के नजदीक होते हैं, आप अपने काम के साथ साथ आपकी सेहत ऑटोमेटिकली, वो एक रिवॉर्ड है जो आपको मिल रहा है। तो बच्चों को कृषि के, और ये एक सीरियस चीज है कि आफ्टर दिस कोविड द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम एंड एग्रीकल्चर इज द ऑप्शन। खेती पर बहुत ध्यान होने वाला है, इसमें ये एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी उभरेगा। फैशन या होटल्स और ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इन पे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली ये जो हमारा कृषि का जो क्षेत्र है, अब इसमें लोगों को आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं है, उस लेवल के रिसर्चेस जो है हम करते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, अप्लाइड कोर्सेस, वो सब भी बहुत करना जरूरी है। और बच्चों को उसमें व्यवसाय और उसमें इंटरेस्ट लेना भी सिखाना। अब किसान होना, वो जमाने चले गए जब कहते अच्छा जी क्या करते हो किसान, ओहो लड़के की शादी नहीं हुई, नहीं, अब वो जमाने नहीं है। अगर आप प्रोग्रेसिव, मैं ये यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत सुख में हैं। आप 40 के बाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस में नहीं जाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। और जिंदगी से चाहिए क्या होता है ऐसे, मतलब मेरा तो ये भी सवाल होता है कि आप क्या, ठीक है किसी को अगर एस्ट्रोनॉट बनना है वो अलग चीज है, वो इंटरेस्ट होते हैं, बट बच्चे एक रॉ में बह जाते हैं, क्या करेंगे फिर। एक फैशन आया था कि मीडिया में हर कोई जा रहा है, जर्नलिज्म पढ़ रहा है हर कोई, जर्नलिज्म, एवरीवन वांट्स टू बिकम जर्नलिस्ट, एवरीवन वांट्स टू बिकम सीए। तो ये चीज जो है, इसके लिए भी इस पे वर्क करना जरूरी है कि बच्चे जो है वो इस फील्ड को लें, और ये फील्ड बहुत बहुत आगे जो है हमें, मुझे लगता है कि बहुत आगे प्रोग्रेस होने वाली है। खेती किसानी में जीवन है इंसान का, तो ये सारी चीजें। तो मैं अब मैं समस्याओं का भी मैं बता दूं कि समस्या जो ऑर्गेनिक में है इस वक्त वो ये है कि लोगों की को अवेयरनेस कम है। दूसरा, लोग अभी भी मोटिवेट नहीं हुए हैं, बहुत कम है। ये मतलब वो ऐसे है कि जैसे समंदर में 4 बूंद अगर है भी तो क्या है, बाकी तो खारा ही है ना, तो ये ऐसी स्थिति है। तो ये चीजें हैं कि जो ऑर्गेनिक या जैविक या किसी भी तरह की केमिकल फ्री जो खेती किसानी है, उसकी तरफ बच्चे बड़े बुजुर्गों उनका सबका मोटिवेशन होना चाहिए। इसके लिए अलग से लोगों को गांव-गांव, घर-घर, जैसे अब सब इलेक्ट्रीफाई कर दिया, सब जगह गैस पहुंचा दिया या जो भी कर दिया, मुझे लगता है सब जगह ये भी पहुंच जाना चाहिए कि नो, से नो टू केमिकल्स, से नो टू पेस्टिसाइड्स,
say no to all these chemicals, just grow pure organic, save your seeds, मेक सीड बैंक्स। आप केमिकल्स में जो लगाते हैं, जो सीड्स यूज करते हैं, वो अगली बार नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने अपने बीज भी बचाएं, अपनी वो चीजें भी बचाएं। तो ये सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। और अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये करना ही होगा, और नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के जो अब ये जो हाथ से पेश आ रहे हैं, नेचर अपने कुछ बदले ले रहा है, लोग कह रहे हैं रिवाइवल हो रहा है, लोग कह रहे हैं ये हो रहा है, लोग कह रहे हैं वो हो रहा है, आपका इम्यून बहुत स्ट्रांग हो, वर्क ऑन इम्यून। अरे भाई 4-6 महीने थोड़े ना नींबू पी के इम्यून सिस्टम आपका सही हो जाएगा। इम्यूनिटी तो बचपन से आपको, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जबकि आप अपनी, सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी जमीन पे काम करें, अपनी जमीन को बंजर ना होने दें, बंजर जमीन का उपयोग दोबारा वापस लाए, जिसको कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो सो व्हाट, आप खेती कर सकते हैं, इसमें एकदम भी कोई ऐसी बात नहीं है। और आप हारे नहीं, आपके पास बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, आपके पास बहुत चैलेंजेस आएंगे, आप खाद बनाने जाएंगे, आपसे नहीं बनेगी पहली बार में, आप केचुए आएंगे, वो मर जाएंगे पहली दूसरी बार में, आप गाय मवेशी के को पालेंगे तो आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, अगर आप बहुत नए हैं तो शायद एक आध लात भी आपको पड़े। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट यू हैव टू बी नेचुरल। आप अगर लगे रहेंगे तो वो है ना, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवाज जात है सिल पर करत निशान, तो लगे रहो। तो आई एम लाइक दैट, फॉर मी इट इज लाइक यू हैव टू जस्ट डू इट, यू हैव टू डू इट। अगर आप लगे रहेंगे तो आप बिल्कुल भी फेलियर को फेस नहीं करेंगे। कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप ब्रेक इवन करेंगे, एंड यू शो टू द वर्ल्ड, यू मेक योर प्रॉफिट्स, यू गेट सेटिस्फाइड। आप अपने आप को भी उससे निकल पाएंगे और दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट करेंगे। ये सारी चीजें हैं जिन पर कि कामनी, क्या आपको लग रहा है कि मुझे और बोलना चाहिए? आई थिंक रानी, कुछ क्वेश्चंस थे, आपने कहा था शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब मुझसे पूछे जाएंगे। अगर अगर किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन हो Okay. तो प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन बताइए, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन इनके टॉक से रिलेटेड। रमा, कैन यू शो सम पिक्चर्स फ्रॉम योर फार्म? कितने खूबसूरत तुम्हारे पिक्चर्स होते हैं, तो कुछ व्यूअर्स जरूर देखना चाहेंगे कि व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपके पास है तो आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं क्या? गौरव सिन्हा का एक क्वेश्चन है, स्कूल के बच्चों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग तो कर सकते हैं, पर मुझे आएगा नहीं। आई एम सो सॉरी, आई एम टू टेक्नो चैलेंज्ड। अच्छा, आई विल डू इट फॉर यू। आपके फेसबुक से आई विल टेक एंड आई विल डू इट फॉर यू। नहीं, जो स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना, तो बस आप वहाँ क्लिक करें, फिर वो आप कर सकती हैं। इसके लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज है कि स्कूल एनवायरनमेंट पे तो इंट्रोड्यूस किया है, स्कूल्स ने प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ एनजीओ के साथ किए, कुछ इंडिविजुअल भी लोग करते हैं। हाँ, तो क्या पिक्चर्स के लिए? अच्छा, मुझे रानी, तो स्कूल में बेसिकली इस तरह के प्रोग्राम जो है, ओके, सो कल से आ जाए तो स्कूल में, जैसे आपकी संस्था काम कर रही है, नदियों पे आप काम कर रहे हो रानी, यू कैन ऑलवेज
टॉक टू दीज स्कूल्स, आप उनके पास इस तरह के प्रपोजल्स लेके जाइए कि वी कैन अवेयर देम, टेक देम टू साइट्स। हम उनको, जैसे स्कूल के इवेंट्स होते हैं, आप उनके पाठ्यक्रम में तो बाद में डाला जाता है ये सब चीजें, हालांकि है बच्चों के सिलेबस में, है बहुत बच्चों के सिलेबस में होता है, लेकिन उससे पहले हम संस्थाओं के माध्यम से इंटरवीन कर सकते हैं। जो बच्चे डे पिकनिक्स हैं, डे प्रोग्राम के लिए जाते हैं, ऐसी जगहों पर अगर उनको इन जगहों पर ले जाया जाए, तो ये एक चीज है जिसको कि वो अपने बच्चों को एक दिन के इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड स्लोली आप उनके सिलेबस में करते हैं प्रैक्टिकल, उसी तरह से आप एक ऐसा समय रखें जिसमें कि मंथ में या 2 मंथ में वो डिसाइड करता है स्कूल का पूरा जो सिलेबस बनता है, उनका एक सिस्टम होता है जहाँ आई थिंक रमा डिस्कनेक्ट हो गई है। नहीं, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, बीच बीच में ये चला जा रहा है। कैन यू हियर मी नाउ रानी? Yes, we can hear you. And I'm हाँ trying to share my screen और उसमें तुम्हारे फार्म की कुछ पिक्चर्स लगा रहे हैं। हाँ, लगाओ, यहाँ पे तुमको ढूंढ के वहां से लगा सकती हो, बिकॉज मैं Can थोड़ा you सा वो हूँ। can others see it? हाँ सबको दिख रहा हाँ, है? दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ये रमा के तो फार्म का है। ये सिलेबस में डालने से पहले कुछ गौरव, आपने जो सवाल पूछा था उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स एनजीओ को इनिशिएट करना चाहिए, जहाँ पे कि इस तरह के फार्म्स पर स्टूडेंट्स के विजिट के लिए आप बात एक प्रोजेक्ट्स करें, जहाँ पे कि कुछ क्लासेस एज वाइज डिसाइड हों, और उन क्लासेस के बच्चों को ले जाया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि हाउ दे डू ऑल दीज एक्टिविटीज, कैसे वो हम लोगों को भी बचपन में करवाते थे। अगर आपको याद होगा कि रुई में चने की वो बोवाते थे और वो आपको रेडिकल और प्लम्यूल पढ़वाते थे, उगवाते थे, लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ती थी। तो कैसे वो पौधे कैसे ग्रो होते हैं, तो पौधे की डिफरेंट, जैसे एक क्रॉप अगर उनको करवाई जाए, पर्टिकुलर एक क्रॉप आप ले लें और उस क्रॉप में आप उनको बताएं कि किस तरह से बीज बोया जाता है, एक वैसा टाइम, फिर वो कैसे जर्मिनेट होता है। तो वो कुछ फेजेस में आप ये एक क्लासेस आपकी मंथ में 2 बार भी हो सकती हैं, 3 बार भी हो सकती हैं, वेयर चिल्ड्रन शुड गो आउट विद देयर टीचर्स, चाहे वो उनके साइंस के टीचर्स हैं या जो उनके सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। जैसे कि गोइंग आउट, मेकिंग पिकनिक्स, ये सब स्कूल में यूजुअल है, ये सरकारी स्कूलों में भी बात किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स इस तरह के आपकी संस्था, पीपल, यू कैन डू इट एट योर लेवल। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी जा सकते हैं। तो इस तरह वो डिफरेंट फेजेस पे, और वो बच्चा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे कि उसने देखा उस पौधे को, कैसे वो पौधा जो है डेवलप हुआ फ्रॉम सीड टू सीडलिंग टू गिविंग टू फ्रूट। तो इस तरह के चीजें अगर आप करते हैं तो स्लोली चिल्ड्रन गेट मोटिवेटेड। हो सकता है 10वीं में ही वो तय करे कि नहीं, आई हैव टू गेट इनटू द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और व्हाटएवर दीज फील्ड्स, फॉरेस्ट्री, इस तरह के कोर्सेज में हम जाएंगे और हम ऐसा कुछ करेंगे। Rani, I think we can take up more questions if there, if you can, अभी के if सिनेरियो you में have ये those. भी मैंडेटरी लग रहा है। अभी के जैसे कोविड-19 का सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग अभी एग्रीकल्चर ही सबसे जरूरत वाला ये चीज है। आवाज नहीं साफ आ रहा है क्या? आई कांट हियर यू गौरव, अगर आप बोल रहे तो। अभी के सिनेरियो में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही अभी जो है सबसे मोस्ट, मतलब ये लग रहा है सबसे अच्छा, मतलब कह सकते हैं सेफ बोल सकते हैं, क्योंकि सब जगह तो वो हो ही रहा है।
छटनी हो रहा है, ये सारा कुछ, तो एग्रीकल्चर में ये अच्छा स्कोप हो सकता है अभी कोविड-19 की सिचुएशन, पोस्ट कोविड जो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सेफ जोन कह सकते हैं। रमा, गौरव का कहना है कि अभी जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सेफ दिख रहा है एज अ रिपीट फार्मिंग वगैरह। कैन यू रिपीट गौरव क्वेश्चन? उसका गौरव, क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ आया कि कि आफ्टर पैंडेमिक कोविड आफ्टर तो कभी होगा नहीं, द वायरस विल बी विद यू। आई गॉट योर क्वेश्चन, सो आई एम आंसरिंग इट। सी, वायरस तो हमेशा अब रहने वाला है, आ गया तो वो जाएगा नहीं। वो ये है कि फीवर हो गया, उसकी दवाएं आ गई, आप उसका ये सब कर लें, दैट इज अ डिफरेंट इशू। अब एग्रीकल्चर जो है वो जिस तरह से हमने इसको डिनाइल बोर्ड में डाल दिया था कि भाई जब ये कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम इसको साइड करके हम सिलिकॉन वैली चले जाते हैं इंजीनियरिंग करके। बहुत अच्छी बात है, अब जाते हैं, इट इज नॉट बैड, लेकिन अगर 90% ब्रेन वहीं ड्रेन हो जाता है तो यहाँ क्या बचता है? अब वो नहीं होगा। आप डेफिनेटली एक सेकंड करियर ऑप्शन को, खेती किसानी को, जो जो आपने बॉटम पे रख रखा था, 10वां ऑप्शन था, वो ऑब्वियसली उछलकर पहले दूसरे तीसरे पायदान पे आएगा और आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आप लाएंगे इसको, तो जिस तरह से अभी छटनियां हो रही हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग डरे हुए हैं, जिनके पास भी हम लोग 90% लोगों के पास गांव है, घर है, तो वो चाहेंगे कि वो वहीं पर काम करें। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप इतने दिनों वर्चुअली सरवाइव कर रहे हैं, अब आप ई लर्निंग कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप शहरों में स्कूल में बच्चों को रखें और वहां पढ़ें। पढ़ना है तो बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, डिग्री के नीचे भी बच्चे पढ़ ही लेते हैं। अब वो वाली बात भी खत्म हो गई जो हमारे दौर में थे कि नहीं जी दिल्ली जाओ तो पढ़ाई होगी, है ना। अब वो माइंडसेट से भी हम बाहर आए हैं, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर will be a prime field, and it should be actually. रमा, अगर कोई यंग स्टूडेंट हो या यंग प्रोफेशनल हो और वो पर्सन चाहे कि हम गांव लौटकर या किसी जगह पे लौटकर हम खेती शुरू करें और खेती एज एन एंटरप्रेन्योर हम खेती स्टार्ट करें, तो उसके लिए मतलब एज एन एक्सपीरियंस पर्सन हाउ वुड यू सजेस्ट कि उसको उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, किन किन चीजों के लिए उसको तैयार रहना चाहिए, किन किन सर्कमस्टांसेस के लिए? देखो, खेती किसानी में इंसान को ये तो पहले दिन से सोच लेना चाहिए कि हम बहुत पैसा नहीं बनाने वाले हैं, फिर बाद में चाहे आप मिलियंस बनाओ, दैट इज डिफरेंट। But day first you should think that it is not going, it is just going to give us bread, not even butter. अगर गाय पालोगे तो मक्खन मिलेगा, ठीक है। now it comes कि क्या क्या challenges हैं आपके पास। अगर अपनी जमीन है तो आपके पास वो जो सालाना आप जमीन उस पे लेते हैं लीज पे, जो आप उगाई पे लेते हैं, वो आपका पैसा बच जाता है, चाहे आप गांव में करें या। अब उस जमीन की साथ आपके स्ट्रगल उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जिस दिन से आप उस जमीन को लेते हैं, क्योंकि आपको उसकी सॉइल टेस्टिंग से लेकर उसके सारे चीजों को करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। आपको पहले दिन उससे प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, लेकिन एक आध साल के भीतर ही आप इतना तो जरूर कर लेंगे कि आप अपने लिए कमा खा लें। फिर आप उसमें किस तरह से प्रोग्रेसिव किसान होकर, जैसे कि अब मल्टी लेयरिंग क्रॉप हो गया, आप जो लटकने वाली तोरी वोरी ये सब करेले वरेले, आप उनकी एक शेड बना के उनको वहां लगा दें, नीचे आप दूसरी क्रॉप्स कर दें। तो ये जो पैटर्न्स हैं जो हम लोग रूटीन में फॉलो नहीं करते थे, इस तरह से आप जमीन भी बचा सकते हैं और आप अपने लिए ज्यादा चीजें उगा सकते हैं, अपनी खाद बना सकते हैं। अगर खाद आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बेचना शुरू कर सकते हैं। आप ये सब चीजें आप कर सकते हैं। स्लोली यू कैन गेट इनटू डेयरी, आप उस तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों में समय लगता है। एक क्रॉप गई, अगर मान लो एक क्रॉप किसी आपकी हल्की सी गलती की वजह से कोई एक नुकसान हो गया, तो वो क्रॉप गई, तो अब 6 महीने गए, आप फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए ही आप हैं एलिजिबल है।
आपको केमिकल फ्री कोई जमीन करनी है, सभी जमीनों पे केमिकल है, तो आप लगा लीजिए 3 4 साल का तो स्ट्रगल वैसे ही है। जब तक आपकी जमीन हेल्दी नहीं होगी, आप हेल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे और आप मार्केट में भी नहीं उतर पाओगे। You can only register yourself after 3 to 4 years as a organic farmer कि भाई हाँ हम जो है केमिकल फ्री कर रहे हैं। आपकी सॉइल के नंबर ऑफ सैंपल्स दिए जाएंगे, उनकी टेस्टिंग होगी, आपको सर्टिफाई किया जाएगा। तब तक आपके पास एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा कि हम कौन कौन सी क्रॉप्स करें, हमारे एरिया में हमारी मिट्टी के सूटेबल कौन सी क्रॉप्स हो सकती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी बहुत फर्क पड़ता है कि यहाँ ये चीज ज्यादा अच्छी होती है, इसकी मिट्टी इसके लिए ज्यादा अच्छी है, और हम ये उगाएं तो ऐसे उगाएं। और आप स्लोली जब उस फील्ड में जाते हैं तो उसकी टेक्निक्स भी सीखते हैं। आप अपने खुद स्प्रेज बनाएंगे, अपनी खुद खादें बनाएंगे, आप कुछ ऐसे फार्म्स को विजिट करेंगे जहाँ पे कि आपका हर एक जो मूव होता है ना, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो वो सब्र एक बहुत बड़ी चीज है। और आप डे फर्स्ट से अपने भर को उगा खा लेंगे फर्स्ट क्रॉप से ही, वो पक्की बात है। मेकिंग प्रॉफिट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट ये एक ऐसा काम है जिसमें कि आप अपने मालिक हैं, और द वे यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद योर फील्ड यू कैन डू इट। आप उसको बेटर से किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं, आप उससे बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, और उसको बहुत बहुत इंटरनेशनल लेवल तक आप जा सकते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मर्स के साथ कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप अपने यहाँ बहुत तरह के चीजें, अब जैसे आप सिंपल सी बात है, अगर आप जानवर पाल लेते हैं, गोबर गैस प्लांट लें गोबर की, और वो बेचना शुरू कर देते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कम अप देयर। जब आप इस फील्ड में एक बार घुसना शुरू हो जाते हैं, बट देयर इट नीड्स पेशेंस। ये ऐसा नहीं है किसी मल्टीनेशनल में गए और चेक आ गया शाम को, मतलब 1 महीने खत्म करने के बाद 30th के बाद, वो वैसा नहीं होगा। आपको स्ट्रगल रहेगा, पैसा आपको हाथ में नहीं टिकेगा, आपको यहाँ से लिया वहां लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बट यस देयर विल वहां एक समय आएगा वेन ब्रेक इवन होगा एंड यू मेक प्रॉफिट्स डेफिनेटली। और कोई सवाल पार्टिसिपेंट से? और कोई सवाल? मुझे Shubhi, do you have any question? कोई क्वेश्चन शुभी? अभी तो सारा कुछ मैम ने बता ही दिया। तो फ्यूचर में मैम मेरे को भी शुरू करना है फार्मिंग, और मेरे पास अपनी जमीन भी है। I like it, female farmers. See, शुभकामनी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मुझे बहुत खुशी होती है जब लड़कियां इस तरह के कामों में जाती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए एक फिजिकल लेबर होता है, फैमिली परमिट नहीं करती है। डेफिनेटली आप बहुत टैन हो जाते हो, है ना, तो धूप खाते हो, लोग कहते हैं अरे भाई ये क्या कर लिया तुम्हें। इसीलिए मुझे अपनी शिकायतें मिलती हैं, मेरे घर वाले कहते हैं तुमने पीएचडी क्यों किया था जब तुमने खेती करनी थी। तो हमारा तो बैकग्राउंड भी है खेती किसानी का, वही करते रहते। बट मैं हंस देती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ, बिकॉज आई एम एट पीस विद मी एंड माई वर्क। तो वो शायद उस पीस को नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको चुप रहना भी फायदेमंद होता है। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप खेती करना चाहते हैं, यू स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, आप छोटे से शुरू करिए, और उसके बाद उसको यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप सीखिए दूसरी जगहों पे जाकर, एक क्रॉप करिए, दूसरी क्रॉप, आपके अंदर अपने आप ही मोटिवेशन आएगा। ये तो एक लर्निंग प्रोसेस होती है। आपको अपने हाथों पर बड़ा फक्र होगा जब आपके लगाए हुए बीज फल देने लगेंगे। यू विल स्टार्ट लविंग द नेचर। आपको अपने साथ बहुत पीस महसूस होने लगेगा। यू स्टार्ट डूइंग इट, 1 2 4 क्रॉप्स करके देखिए। और औरतों को इस फील्ड में आना चाहिए। आई थिंक जब जहां पर औरतें बराबरी की बात करते हैं, वहां फिर खेती किसानी में क्यों बराबरी नहीं करती हैं? दे शुड डू इट ना। सिर्फ वो इसके लिए नहीं है कि सपोर्टिव रोल अपनाएं कि भाई हाँ जी अब माली है तो उसकी बीवी ऑटोमेटिकली मालन बनेगी। व्हाई दे डोंट ऑप्ट इट एज अ करियर? दे शुड एक्चुअली, है ना।
तो इसमें क्या फुल टाइम देना है, लाइक कि जैसे सारे हम लोग हाँ 9 देखिए 9 to 5 वाला नहीं है, इट इज 24/7। ओके। किसान के पास कोई आराम नहीं होती है। जब मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो मेरे पास 2-3 कॉल्स आ चुके हैं कि हमें कहाँ पे पानी देना है, कहाँ पे रेस बेड्स बनाने हैं, मैं बता के आई हूँ, लेकिन फिर भी वो अगर भूल जाते हैं तो फिर फोन पे पूछते हैं। तो आप 24/7 अपने फार्म पे भी रह सकती हैं। आप फार्म पे नहीं रहती हैं, दूर रहती हैं, तो भी आपको दिमाग वहीं पे रखना पड़ता है कि अच्छा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं, ये ऐसे करें तो बेटर होगा। यहाँ से बीज लाएं तो अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे, यहाँ पे हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में 24/7 चलती रहती हैं। और आपका कहीं कुछ अब जैसे मुझे बास्केट भेजनी है सैटरडे संडे, तो अभी मेरे दिमाग में है मेरे कौन से कस्टमर्स के पास इस बार नहीं गई थी, तो आई हैव अ लिस्ट। तो वो नहीं बोलेंगे कि रमा हमें सब्जियां चाहिए, हमें भेज दो। देखो दिस इज वाइस वर्सा। यही मैं बोल रही हूँ कि लोगों को मेंटली ऑर्गेनिक होना चाहिए। दे शुड कम टू यू कि भाई हमारी सब्जी खत्म हो गई है। ऐसा नहीं होता है, मैं जाती हूँ उनके पास, पूछती हूँ कि भैया सब्जियां आप भेज दें, हाँ हाँ भेज दो। सी क्योंकि उनको पता है कि मैं पूछूंगी, है ना, लेकिन उनको खुद पूछना चाहिए कि भैया सब्जी खत्म हो गई, आप भिजवाइए इन बिटवीन भी। लेकिन वैसा नहीं है, तो आपके दिमाग में एन नंबर ऑफ चीजें चलती रहती है। अब जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे गोभी और गाजर और मूली और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और फला और ढेका, सर्दियों की सारी सब्जियों की बेड्स तैयार करवाने हैं, सोइंग करवानी है। सैटरडे संडे में अपनी बीज बोवा दूंगी ताकि हमारे सीडलिंग्स आ जाएं और फिर हम अगले महीने ट्रांसप्लांट करें। तो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है मुझे क्या क्या प्रोसेस करना है फॉर दिस अनदर 10-15 डेज। तो आप कुछ करने के साथ अगर आप चाहें कि आप इसको कर लें, वो तब होगा जब आप 10-15 साल इसमें अपने आप को गला चुके होंगे। तब आप एक आपके पास आपके जैसे ट्रेड और 4 लोग होंगे जिन्हें पता है कि ओके यू नीड दिस टू बी डन। लेकिन इनिशियली तो खुद ही 24/7 फुल टाइम जॉब है ये, पक्का से करना ही है। हाँ अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हो तो आप अपने काम के साथ कर लो। जैसे मतलब आपका मन है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूं कि वेदर आई वुड बी इंटरेस्टेड और नॉट, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो आप अपने काम के साथ करके देखिए। जब मतलब आप किचन गार्डन भी करके देख सकती हैं, उसको खेत में भी जाके देख सकती हैं, बट इफ यू यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। आपको अपना सुबह 5 बजे मेरे बच्चों को स्कूल 6 बजे छोड़कर 6:20 उनको बस में चढ़ा के आई रीच टू माई फार्म एट 7। आई एम देयर एट 7 in the morning। आई डोंट हैव दोज लेजी मॉर्निंग्स कि हम सोए पड़े हैं जी 9 बजे तक, नेवर। तो वो आपको सब त्यागना ही पड़ता है, तभी आप जो है किसान बनते हैं। किसान बनना वापस लौटना होता है जिंदगी में एक डिसिप्लिन में। and all the तो best जो to you. Start it and I'm always there, so you can always keep my number and ask what। मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे नए और ऐसे बच्चे हैं, राजस्थान में हैं कुछ लड़के, कुछ लड़कियां हैं, कुछ मध्य प्रदेश में हैं 1-2 लोग जिन्होंने मुझसे मोटिवेट होके किया और बहुत अच्छा कर लिया। मतलब आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू डू इट बट दे कुड डू इट बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ थिंग। बहुत सारे इश्यूज होते हैं किसी भी चीज को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, तो आप कर सकती हो। थैंक यू मैम। जो जैविक खेती है उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत है, लेकिन हाँ साथ साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा और बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, पग पग पे चैलेंजेस आते हैं। और देखकर बिल्कुल लगता है कि खेती है, लेकिन ये 24/7 का है। आपके अगर आप खेत में नहीं है तो खेत आपके दिमाग के अंदर है। तो बिल्कुल ये कन्वेंशनल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम पहले था ना कि भाई अब हमारे पास तो जैसे गांव में अपने घर में खेत है तो गेहूं बो दिया हो गया, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप गेहूं के साथ साथ में क्या क्या कुछ और कर सकते हैं कि जमीन का कोई हिस्सा खाली ना बचे। आप उसके साथ क्या कर सकते हैं कि आपकी जमीन की प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो आपको उस सब पे वर्क करना पड़ता है। आपको एक एक इंच मिट्टी के साथ अपना एक राब्ता कायम करना होता है। यू हैव टू बिकम अ गार्जियन ऑफ दैट सॉइल। आपको पेरेंट बन जाना पड़ता है उसका, कि कैसे हम उसको नर्चर करें कि वो और बेहतर हो जाए। ये चीज है।
और अभी जो ये एक टर्म है पर्माकल्चर बोल के, तो वो हाँ कितना सही है? मतलब देखो, पर्माकल्चर का इंडिया में कॉन्सेप्ट नया आया है और है भी, जिसमें कि हम जीरो टिलेज करते हैं। मुझे भी लगता है कि अगर आप सॉइल को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसका मॉइस्चर लेवल बनाए रखते हैं, उसमें केमिकल्स नहीं डालते हैं, तो आपकी सॉइल को ज्यादा जुताई उताई की जरूरत नहीं होती है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। लेकिन जो यदि आप इसको एज ए प्रोफेशनल करते हैं, जैसे दो तरह की खेती है। एक होता है कि आप उसको अपने तक सीमित या अपने कुछ स्तर तक सीमित रखते हैं, तो वो एक पर्माकल्चर एक कॉन्सेप्ट, पहले यही कॉन्सेप्ट था कि बीज छींट दिया और बीज आ गया, और उसके बाद आपने उसको ये किया। हमारी क्लिया है मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, जिसने गोवा में पर्माकल्चर का एक फार्म डेवलप किया है, and it is one of those beautiful farms in India for permaculture, and they give We have lost the voice. नेटवर्क इशू है कुछ। लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप हम पर्माकल्चर तब जाएंगे जब हम कम से कम केमिकल मुक्त हो जाए। एक बार एक हम उस तरफ आवाज नहीं आ रही? हेलो। तो इन सब चीजों पे जाने से पहले शुभकामनाएं लिसनिंग, और हमें कुछ चीजें हैं उन पे काम करने से पहले मैम का डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हेलो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा अच्छा। रमा डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हाँ, उनको फिर से बोलना पड़ेगा करने के लिए। फिर से वो कनेक्ट कर सकती हैं। करता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो जैविक खेती भी उनमें से ही एक है। लेकिन जहां तक हमको समझ में आता है, क्योंकि खेती वैगरीज ऑफ नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और आजकल और भी अनसर्टेन हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आजकल आ गया है, तरह तरह के इस तरह के प्रॉब्लम आ गए हैं। उस हिसाब से थोड़ा सा और चैलेंजिंग है ये खेती, और चैलेंजिंग है लिटिल बिट। और लेकिन करने वाले इसको भी बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, वो लोग जरूर इसमें जाएं और ट्राई करें। जैसे कि उन्होंने कहा है, छोटे से लेवल से ही स्टार्ट करें। रमा जी ने बोला है कि आपको स्टार्ट करना है तो छोटा सा पैच से स्टार्ट कीजिए, बालकनी से ही स्टार्ट कीजिए। लेकिन दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, और स्पेशली इस केस में जब आप खुद से जैविक खेती करने लगेंगे, आपको उसका जो रिवॉर्ड्स मिलने लगेगा, आपको सब्जियां घर में फ्रेश और अच्छी मिलने लगेंगी। उस दिन आपको समझ में आने लगेगा एक्चुअली कि हमको अपना वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि हमारे घर से सारा रिसोर्स निकलेगा, हमारे घर की सब्जियां खाद में बनने लगेंगी। सो इस वे में हमको लगता है कि हम लोग सब कोई को छोटे या बड़े लेवल में जैविक किसान बनना चाहिए।
चाहे हमारे पास छोटा बालकनी हो, चाहे गार्डन हो, चाहे कुछ हो, कुछ चाहे मिर्चा ही उगाएं, चाहे टमाटर ही उगाएं, कहीं से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। और जिनको तो इंटरेस्ट है वो जरूर इस चीज में आए और लौटे, क्योंकि ये हमारा बेसिक चीज है और हम लोग को इसमें लौटना चाहिए। रमा रमा इज बैक। रमा वापस आ गई हैं। अच्छा शिखा, यू आर देयर। मैं तुम्हारे सवाल के लिए आई हूँ, तुम्हारे सवाल के लिए जिंदा हूँ। आई कुड सी हर। शुभकामनी, वो पता नहीं कैसे शायद नेटवर्क इश्यूज थे तो इट डिडंट वर्क। शिखा इज देयर, शिखा माय फ्रेंड इज या देयर। हाँ, हेलो। हाय शिखा। हाय हाय रमा। हाय, बोलो। मेरा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बस मुझे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना था कि हम लोग यहाँ लंदन में रहते हैं और अब ये जून का मौसम है और मैं अपने बगीचे में कुछ सब्जियां उगाना चाहती हूँ ऑर्गेनिक, और मुझे नहीं पता कि कौन सी सब्जी इस मौसम में यहाँ उग सकती है आराम हाँ, से। हाँ, अच्छा। तो इस वक्त टेम्परेचर क्या होगा यहाँ शिखा? पर एवरेज 20 टेम्परेचर है, लाइक 20 15 है। से हाँ 22। तो, हाँ तो तुम देखो, ये सारी सब्जियां उगा सकती हो। कैबेज, गोभी, जो भी हमारे यहाँ सर्दियों में सब्जियां उग सकती है ना, गांठ गोभी। मुझे पता नहीं वहाँ ये सब बीज मिलते होंगे कि नहीं, गोभी, बंद गोभी और सारे सलाद के जितने भी पत्ते हैं, ब्रोकली वगैरह, वो सब तो वहाँ पे कर मैम सकते हो। आप इवन टमाटर वीडियो ऑफ करके बोलेंगी ट्राई ना तो करो, कुछ आवाज क्लियर आएगा। बैगन भी ट्राई करो, कुछ वैरायटीज हैं ऐसी जो कि इस टेम्परेचर में हो जाएंगी। और वहाँ की तो चूंकि टेम्परेचर और सॉइल भी मुझे लगता है कि बहुत बेटर होती है, तो इतना। मैं वीडियो अगर ऑफ कर दूं? हाँ हाँ तो स्टॉप ऑडियो, वीडियो। हाँ ओके। ऑडियो क्लियर आएगा। शुकानी, अभी आवाज आ रही है हाँ ठीक? हाँ हाँ सही से आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो मैंने ये अच्छा, तो शिखा, ये सर्दियों की जो हेलो, सब्जियां शायद नेटवर्क का इशू हैं है कुछ। वो तुम सब ट्राई कर लो, ठीक है। जितनी भी सब्जियां हैं, गाजर, गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, इन सबको ट्राई कर लो। और मुझे लगता है कि तुम्हारे तो वहाँ पे सॉइल तो, और टमाटर, ये सब चीजें ट्राई करो। सलाद के सभी पत्ते, जो भी सलाद वहाँ पे तुम कर सकती हो, उगाओ। इस मौसम में जो नहीं, अगर तुम ले गई हो तो उस बीजों से भी ट्राई कर सकते हो कि तुम जितनी भी सब्जियां हैं। क्रीपर्स कम होंगे 20 डिग्रीज के टाइम पे। क्रीपर्स को थोड़ा सा हॉट चाहिए होता है, इतना ह्यूमिड नहीं चाहिए होता है, और कम टेम्परेचर पे नहीं चलता है। तो ये तुम कर सकती हो शिखा। और वैसे तुम मुझे पूछते भी रहना, अगर तुम जो भी सब्जियां उगा रही हो, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। कंसिडर इट एज अ विंटर वाला क्रॉप जितना भी है। गोभी, गाजर, आलू करो, आलू बहुत बढ़िया होगा। और क्या क्या चीजों के बीज वहाँ मिल पाते हैं, मुझे अगर ये लिस्ट बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम ये बीज सर्दियों की जो सब्जियां। बीज तो यहाँ सारे मिल जाते हैं, बस ये है कि वो उगती नहीं है सब्जियां। जैसे मैंने अभी पिछले महीने धनिया उगाया था, तो अब जाके 1 महीने में जाके उसके अंकुर फूटे। अच्छा, तो क्या वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है मिट्टी में? नहीं है मॉइस्चर, शायद मॉइस्चर का ही समस्या है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो देखो, धनिया को उगाने के टाइम जो उसका बीज होता है, बेसिकली उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे क्रश कर देना होता है, रगड़ देना होता है। क्या वो किया था? हाँ, वो भी किया था। अच्छा, तो मुझे लगता है कि 20 डिग्री में धनिया थोड़ा सा मुश्किल करता है, पर इतना भी नहीं मुश्किल करना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारी सॉइल में न्यूट्रिशन लेवल कम है, तो हाँ, थोड़ी सी कंपोस्ट कर रही हो क्या? कंपोस्ट करो, अगर किचन वेस्ट वगैरह से खाद बनाती हो
तो अच्छा। या फिर जो तुम्हारे आंगन में या आसपास जो बाउंड्रीज पे जो पेड़ पौधे होंगे उनकी पत्तियों से भी अगर तुम खाद बना सको तो अच्छा। वो उस खाद को इस्तेमाल करो। और नहीं तो फिर वहां पे कंपोस्ट आपके यहाँ मिलती होंगी, कुछ कुछ खादें जैविक हम्म। ऑर्गेनिक, वो सारी की हम्म। उन दुकानों पे मिलते होंगे तो वो खरीद लो। और ठीक है। उसके न्यूट्रिशन लेवल इस ऑयल में कम है अगर वो इतना समय ले रहे हैं। और ये भी वो है कि टेम्परेचर का एकदम सडन फॉल और राइज भी जो होता है वो फसल को कभी कभी नुकसान करता है। हाँ। या बारिश हो जाए बीज देने के बाद, तो हम्म। ये सारी चीजें लंदन में मुझे लगता है कि थोड़ा हाँ बारिश हाँ, वारिश का ये भी बीच यही में रहता प्रॉब्लम है। है। हाँ तो हाँ ये सारी समस्याएं मुझे लगता है होंगी। या आपने बीज ओके। दिया और तुरंत बारिश हो हाँ जाती है हाँ, तो वो वो तो सब होता ही है, फिर यहाँ बारिश तो कभी भी होती है ना। हाँ ये दिक्कत होती है। तो ठीक है, तो मैं कंपोस्ट करके देखती हूँ, कंपोस्ट डालकर थोड़ा देखती सा हूँ। न्यूट्रिशन अपने सॉइल के लिए हम्म। इम्प्रूव करो। हाँ वही चीज है, तो उससे भी फर्क बहुत पड़ता है। स्पेशली ये जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए से हाँ कंपोस्ट डालकर देखो, ट्राई करो। और पता है जो भी पौध वाली जो सब्जियां हों वो डायरेक्ट ना करके बेड्स बना लो, रेज बेड्स बना लो, थोड़ा सा लेप का वो बना के और उसमें बीज हम्म। दो। तो जब वो निकल आए तब उनको ट्रांसप्लांट हम्म। कर दो। अब धनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे गोभी है हम्म। या फूल गोभी वगैरह है या हम्म। बैंगन है या टमाटर है, इनको तुम इस तरह से ट्रांसप्लांट करके ही करना, नहीं तो वो फिर उगने में अच्छा। दिक्कत देंगे। ओके। ओके। तो ठीक है। ये कोशिश करो खाद का। एक बार सॉइल अगर आसपास तुम्हारे टेस्टिंग का वो है तो एक बार टेस्ट करो, तो फिर मुझे उसको भेजो तो मैं देखूंगी कि किस तरह की सॉइल है। ये भी ओके। एक हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है रमा, थैंक यू सो मच। और भेजूंगी जिनको शुभकामनी, कैन यू हियर मी? आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मैम। अच्छा ठीक है। शिखा कुछ और सवाल पूछना चाहो तो बताओ। नहीं बस फिलहाल तो इतना काफी है। थैंक यू सो मच, फिर कुछ होगा ये सब करके देखती हूँ, फिर कुछ होगा तो फिर हाँ बात तो तुम करूंगी। मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, आई विल टॉक टू हाँ यू देन, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल। मैम वेलकम। पर्मा कल्चर और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? नहीं, हाँ अंतर है। पर्माकल्चर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। और इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग होती है वो मैम आवाज नहीं आ रही है। मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं आपको बहुत नेटवर्क इशू है। आपको खुदाई या गुड़ाई या कुछ भी नहीं करने हैं आपको।
आपको सीधे बीज डालने हैं, आपकी आपकी उस समाज के साथ होता रहेगा। और हेलो, रानी दी, हम लोग एंड करें क्या मीटिंग? हेलो मैम, मैंने किया ना मैम आई थिंक बहुत कम नेटवर्क है, इसलिए कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी जो है